आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। मैं हूं इमरान खान। रूस का एक हवाई जहाज सीरिया के करीब बहरे रोम में अचानक गायब हो गया और इस जहाज में 14 फौजी सवार थे। जराये के मुताबिक सीरिया के डिफेंस ने इस जहाज को गलती से मार गिराया है, लेकिन रूस ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। मॉस्को हुकूमत ने अपने 15 एहलकारों की हलाकत का सबब बनने वाले ही धमकी दी है। रूसी फौज के मुताबिक इजरायली लड़ाका तैयारा शाम में अपने हदफ को ऐसे निशाना बना रहा था कि रूसी तैयारा शामी तैयारों की बमबारी की जद में आ गया। रूस की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि पीर को लताकिया से रूस का तैयारा एयरबेस पर लौट रहा था कि साहिली पट्टी से 35 किलोमीटर दूर रडार से गायब हो गया। जिस वक्त यह हवाई जहाज लापता हुआ उस वक्त इजरायली जंगी तैयारे लताकिया में अपने अहदाफ को निशाना बना रहे थे। वहीं इजराइल ने रूसी तैयारे के हादसे में हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया है। Aircraft deliberately created dangerous situation for ships and aircraft in the area. Bombs were dropped near French frigate of in immediate proximity to a Russian Il-20 airspace forces plane, which was coming in for landing. Using Russian plane as a cover, they put it in line of fire of Syrian air defense systems. As a result, Il-20 with effective reflecting area, which is several times bigger than that of a F-16, was downed by an S-200 missile. Israeli Air Force pilots and command center could not but see the Russian airplane because it was coming in for landing from the altitude of 5 kilometers. However, they decided to do this provocative action. और रूस और तुर्की ने शामी बागियों के जेर कब्जा इदलीब सूबे के इर्द गिर्द एक गैर फौजी इलाके के कयाम पर मुत्तफिक हो गए। ये लोग इस बात का ऐलान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सोची में अपने हम मनसब तैयब अर्दगान के साथ मुज़ाकरात के बाद किया। ईरान ने गैर फौजी जोन का कयाम का खैर मकदम किया है। तुर्की की कोशिशों से शाम में बागियों के कब्जे वाले इलाके इदलिब में फिलहाल जंग टल गई है। इदलिब बहरान पर तुर्की के सदर तैयब अर्दगान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बीच 3 घंटे तक बातचीत हुई। रूस और तुर्की शामी बागियों के जेर कब्जा इदलिब सूबे के इर्द गिर्द एक गैर फौजी इलाके के क़याम पर मुत्तफिक हो गए हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि 15 अक्टूबर तक गैर फौजी जोन का क़याम अमल में आ जाएगा। हमने इदलिब में डीमिलिटराइज्ड जोन बनाने पर इत्तफाक किया है। 15 अक्टूबर तक इस पर अमल किया जाएगा। तुर्की सरहद के 15-20 किलोमीटर के दायरे में ये जोन बनाया जाएगा। इस दौरान तमाम मुसल्लह ग्रुप से भारी हथियार जमा करने को कहा गया है। अल नुसरा फ्रंट और दीगर तंजीमों को इदलिब खाली करना होगा। वाज़ेह है कि इस गैर फौजी इलाके का क़याम तुर्की और शाम की सरहद के करीब 15 से 20 किलोमीटर इलाके में किया जाएगा। मुआहदे के तहत इस इलाके के तमाम बागी भारी हथियार तुर्की और रूस के हवाले कर देंगे। इस मौके पर तुर्की के सदर अर्दगान ने कहा कि रूस तुर्की समझौते से इदलिब में बड़ा इंसानी बहरान का खतरा टल गया है। Sayın Putin'le İdlib meselesinin Astana ruhuna uygun bir इदलिब में एक गैर फौजी इलाका कायम होने से इदलिब बड़े इंसानी बहरान से बच गया। हमने फैसला किया है कि डीमिलिटराइज्ड जोन को हथियारों से पाक किया जाएगा। दोनों मुल्क हालात पर नजर रखे हैं। मैं भरोसा दिलाता हूं कि इस दौरान कोई भी मुसल्लह ग्रुप इलाके में एक्टिव नहीं रहेंगे। वहीं ईरान ने तुर्की रूस के माबैन इस समझौते का खैर मकदम किया है। ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि इस समझौते से कबल उससे मशावरात की गई थी। आपको बता दें कि इदलिब बागियों के कब्जे वाला आखिरी सूबा है जहां 30 लाख लोग आबाद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस इलाके में 15 से 20 हज़ार जंगजू हो सकते हैं। फिलहाल इदलिब में जंग टल गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रूस और तुर्की बफर जोन का क़याम कैसे अमल में लाएंगे और वहां से जंगजुओं को कैसे निकाल बाहर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इस खबर पर हमारे साथ आलमी उमूर के माहिर, खासतौर से मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब फोन लाइन पर जुड़ गए। उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, खैर मकदम है आपका। शामी जंग का असर आज रूस को भी देखना पड़ा है और उसके एक तैयारे को गलती से मार गिराया गया है। रूस ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। आपका क्या कहना है? जंग आखिर जंग है, किसी को भी नहीं बख्शती है। नहीं,
मेरा ये मानना है कि रूस जो है इजराइल को जरूर ब्लेम कर रहा है, लेकिन इजराइल के साथ रूस का तफातुम नहीं होगा जी। वो उसको किसी तरह से सुलझा लिया जाएगा, इसलिए कि पूरे मगरबी दुनिया में जिसमें रसा भी शामिल है, इजराइल से उन लोगों ने, अमेरिका ने भी पहले ही समझौता कर रखा है और इजराइल और रूस और अमेरिका तीनों अपने अपने हदफ को, अपने अपने एरिया को इन लोगों ने बांट रखा है। इजराइल को उन लोगों ने पूरा छूट दे रखा है कि तुम हिजबुल्लाह के और इजराइल ईरान के और असद के जो बेसेज हैं उस पर अटैक करो। ये हो सकता है कि इजराइल की चालबाजी भी हो सकता है कि गलती भी हो, लेकिन ये इजराइल के साथ और रूस के बीच कोई तसादुम या कोई कन्फ्रंटेशन ये या कोई इस तरह का कोई होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जी। इजराइल खुले में जो है खुलेआम जो है वो शाम पर हमले कर रहा है, उसको रोकने वाला कोई है नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रहा है? नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा तो बिल्कुल मगरबी एशिया के मामलात में बिल्कुल पैरालिसिस है और आज और भी पैरालिसिस है। अलमिया ये है कि जो कुव्वतें इंसानियत की बात करती थी वो भी खामोश होकर रह गई हैं सीरिया का मसला पे। जहां तक इजराइल का कंटिन्यूअस हमला का मामला है, तो ये हक इजराइल को अमेरिका और रूस ने दोनों दे रखा है। दुनिया को आप गलतफहमी में नहीं डाल सकते हैं इजराइल के खिलाफ एक छोटी मोटी बयान देकर। ये उन लोगों ने हक को दे रखा है और जिसको इजराइल को ये खुली छूट दी गई है कि तुम अपने सिक्योरिटी के नाम पर, अपने तहफ़्फ़ुज़ात और सलामती के नाम पर जो एक्शन लेना चाहो वो करो। वो उसमें बिल्कुल कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। जी। रूस और तुर्की के समझौता हो गया एक तरह से रूस और तुर्की के बीच में, और अगर ये फिलहाल अगर हम बात करते हैं इदलिब में जंग टल गई है, बफर जोन बनाने की बात हो रही है, ये जंगबंदी कितनी कामयाब होगी? ये जंगबंदी कामयाब होने की ज्यादातर चांसेज है। इसका वजह यह है कि इदलिब में रसन फौज भी है जी। और अगर इस समझौते को नाफिज नहीं किया गया, और रसन फौज नहीं, सॉरी, तुर्की की फौज भी है, अगर ये समझौता नहीं इम्प्लीमेंट किया गया, उसको नाफिज नहीं किया गया, अगर तुर्की के फौज रूसी और इस्लामी हमले के जद में आ गए, तो उसका नतीजा ये होगा कि जो जिस तरह की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह के ताल्लुकात रूस और तुर्की और ईरान के बीच बन रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा और वो रूस के लिए और ईरान के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। तो मेरा ये मानना है कि रूस और ईरान भी वो चाहेंगे कि इस समझौते को इम्प्लीमेंट किया जाए और एक जोन को, सलामती जोन को क्रिएट किया जाए और वहां पर मासूमों को लाया जाए और फिर से कोऑर्डिनेशन के जरिए, आपसी कोऑर्डिनेशन के जरिए जो मिलिट्री ऑपरेशन हो उसमें मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए। यूनिलैटरल इस तरह से न हो कि जीरो सम गेम वाली, कि हमारी अगर जीत हो रही है तो किसी का लॉस हो और किसी की जीत हो रही है तो हमारी लॉस हो। तो कोई ना कहीं एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होगा, कोशिश की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब इस खबर पर अपनी अहम राय रखने के लिए। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने शामी हुकूमत को इंतबाह दिया है कि वो इदलिब में किसी भी तरह के कीमियाई हमले से बाज रहे। अगर ऐसा होता है कि वहां पर इंसानी बहरान पैदा हो तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशी मिशन के रुकन पाउलो फेहेरो ने कहा है कि इदलिब में गुंजान आबादी है, अगर वहां हमला होता है तो लोग भाग भाग कर कहां जाएंगे। उन्होंने तमाम फरीक़ैन से अपील की है कि वो इदलिब में जंगबंदी पर कायम रहें और ऐसी कोई हरकत न हो जिससे कि लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ जाए। वहीं शामी हुकूमत ने किसी भी तरह के कीमियाई हमले से इनकार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में शामी सफ़ीर ने कहा है कि इदलिब में दहशतगर्द पनाहगुज़ीन है, शाम की सालमियत के लिए उसे ख़त्म करना ज़रूरी है और शामी हुकूमत इदलिब को हासिल करके रहेगी। इजराइल की जानिब से किए गए एक ताज़ा फ़िज़ाई हमले में 2 फ़लस्तीनी हलाक हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक दोनों फ़लस्तीनियों की हलाकत गुज़िश्ता शब इजरायली हमले में हुई। इजरायली फ़ौज का कहना है कि उसने एक ग्रुप को हमले का निशाना बनाया जो मुश्तबा तौर पर सरहदी बाड़ के करीब मशकूक खासतौर से शय नस्ब कर रहे थे। और वाज़ेह है कि गागा सरहद पर 30 मार्च के बाद से फ़लस्तीनी अवाम का हफ्तेवार एहतजाज का सिलसिला जारी है और ये एहतजाज बाज़ मरतबा पुरतशद्दुद मुज़ाहरों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इजरायली फ़ौज की जानिब से इन एहतजाजियों पर बराह रास्त फायरिंग भी की जाती है और फ़लस्तीनी हुक्काम का कहना है कि 30 मार्च के बाद से अब तक 179 फ़लस्तीनी अपनी जान से हाथ धो चुके हैं।
शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन और जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन ने शुमाली कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में मुलाकात की है। मून जे इन ने अपनी अहलिया किम जंग सूक के साथ 3 रोजा दौरे पर आज सुबह प्योंगयांग पहुंचे, जहां पर किम जोंग उन ने उनका जबरदस्त खैर मकदम किया। मून किम के बीच सेंट्रल कमेटी ऑफ द वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया पार्टी के दफ्तर में बातचीत हुई और जरा के मुताबिक दोनों लीडरों के बीच सरहद पर फौजी कशीदगी कम करने, दो तरफा रिश्तों के अलावा डी-न्यूक्लियराइजेशन पर भी बातचीत हुई है। मून और किम बुध को दूसरे दौर की बातचीत करेंगे। वाज़ेह है कि इस साल नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका और साउथ कोरिया दोनों ही मुल्कों से बात की थी, लेकिन ये बातचीत कुछ खास असर नजर नहीं आया। अब इस बातचीत के जरिए जनूबी कोरिया, अमेरिका, शुमाली कोरिया के बीच मुसालहत की कोशिश हो रही है। पिछले एक दहाइयों में ऐसा पहली बार हो रहा है। अगर हम बात करते पिछली एक दहाई में, जब कोई जनूबी कोरियाई लीडर शुमाली कोरिया के दौरे पर है। और शुमाली कोरिया के मसले पर रूस और अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा में आपस में भिड़ गए हैं। अमेरिका ने जहां रूस पर सलामती काउंसिल के करारदाद के खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया, वहीं रूस ने कहा कि शुमाली कोरिया को तेल की सप्लाई बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक की गई है। शुमाली कोरिया पर जारी पाबंदी पर अमेरिका और रूस अब अक़वाम मुत्तहिदा में आपस में भिड़ गए। अमेरिका ने रूस पर सलामती काउंसिल की करारदाद की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। यूएन में अमेरिकी सफीर निकी हेली ने कहा कि बैनुल अक़वामी पाबंदी के बावजूद रूस चोरी छिपे शुमाली कोरिया को तेल सप्लाई कर रहा है। Russia is actively working to undermine the enforcement of the Security Council's sanctions on North Korea. Its violations are not one-offs. They are systematic. Russia has not simply looked the other way as its nationals and entities engage in activities explicitly prohibited. वहीं रूस ने अमेरिका के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। रूसी सफीर वेस्ली नेबेंजिया ने कहा कि रूस शुमाली कोरिया को उतना ही तेल सप्लाई कर रहा है जितना सलामती काउंसिल की करारदाद में कहा गया है। उन्होंने एक्सपर्ट पैनल पर दबाव बनाने की बात से भी इनकार किया। Сегодняшнее заседание, как часто в последнее время бывает у наших американцев, अमेरिका जानबूझकर काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स की उबूरी रिपोर्ट को तूल दे रहा है। अमेरिका अपने हिसाब से बैनुल-अक़वामी बिरादरी पर अपना नजरिया थोपना चाहता है। आज की मीटिंग से ऐसा लगता है कि ये शुमाली कोरिया पर नहीं बल्कि रूस पर बुलाई गई मीटिंग है। रूस सलामती काउंसिल के करारदाद के मुताबिक ही शुमाली कोरिया को तेल सप्लाई कर रहा है। сейчас свидетелями того, что переговоры आपको बता दें कि जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने शुमाली कोरिया पर 2006 में सख्त पाबंदी लगा दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा का मानना है कि जब तक शुमाली कोरिया अपने जौहरी प्रोग्राम को तर्क नहीं कर देता, उस वक्त तक पाबंदी जारी रहेगी। लेकिन हालिया दिनों में रूस और चीन ने प्योंगयांग को चोरी छुपे तेल और दीगर मसनूआत की सप्लाई की है, जिस पर अमेरिका बरहम है। अमेरिका का मानना है कि कोरियाई जजीरे को जौहरी हथियारों से पाक करने के लिए शुमाली कोरिया को सख्त पाबंदी के जरिए ही झुकाया जा सकता है और उसकी ये तरकीब काम भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। दुनिया की दो बड़ी मईशत अमेरिका और चीन के बीच तिजारती जंग मजीद तेज हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाली मसनूआत पर $200 अरब के नए टैक्स का ऐलान कर दिया है। नए टैक्स की शरह 10% होगी और ये नया टैक्स 24 सितंबर से नाफिज हो जाएगा। ये दरें अगले साल की शुरुआत यानी कि 1 जनवरी 2019 से बढ़कर के 25% पर पहुंच जाएंगी। ट्रंप ने चीन पर गैर अखलाकी तरीके से तिजारत करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि नए टैक्स से अमेरिकी कंपनियों को मुनसिफाना और बराबरी का मौका मिलेगा। सदर ट्रंप की तरफ से चीनी मसनूआत पर टैक्स लगाने का ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया है जब दूसरी जानिब अमेरिका के वज़ीर खजाना चीन के साथ तिजारती तनाज़ा हल करने के लिए दोबारा बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिका चीन के $50 अरब के दरामदाद पर टैक्स लगा चुका है। अमेरिका के इस ऐलान के बाद चीन की तिजारत मुतासिर हुई है। चीन ने $200 अरब के नए टैक्स के ऐलान के बाद जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी है। You're going to see on China today, right after close of business, we'll be announcing something, and it will be a lot of money coming into the coffers of the United States of America, a lot of money coming in. But you'll be seeing what we're doing right after close of business today. The market's closing. Thank you. और अमेरिका की ट्रंप इंतजामिया ने फैसला किया है कि 2019 में सिर्फ 30,000 मुहाजिरों को अमेरिका में दाखिले की इजाजत दी जाएगी, जबकि 2018 में यह तादाद 45,000 है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने
सहाफियों से कहा है कि अमेरिका ने तखमीना लगाया कि 2019 में मुजाहिरों और पनाह मांगने वालों की तादाद बढ़कर के 3,10,000 हो जाएगी। पोम्पियो ने कहा कि नए मेयार के तहत अमेरिका अगले साल 30,000 पनाह गुज़ीरों को पनाह देने का फैसला कर चुका है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अमेरिका पनाह मांगने वाले 2,80,000 से ज्यादा लोगों की अर्जियों पर भी गौर करेगा। पोम्पियो ने कहा कि फिलहाल अमेरिका में 8 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुल्क में रहने के लिए अर्जी दी है और उनका प्रोसेस अभी पूरा भी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि पनाह गुज़ीरों और दूसरे मुल्क से अमेरिका आने वालों के तय ट्रंप इंतजामिया की सख्ती पर पहले भी काफी तनकीद हो चुकी है। The United States anticipates processing up to 310,000 refugees and asylum seekers in fiscal year 2019. We propose resettling up to 30,000 refugees under the new refugee ceiling, as well as processing more than 280,000 asylum seekers. The improved refugee policy of this administration serves the national interest of the United States and expands our ability to help those in need all around the world. इधर म्यांमार में रोहिंग्या बहरान की जांच कर रहे अक़वाम मुत्तहिदा के खासतौर से तफसीली टीम ने कहा है कि म्यांमार की फौज को मुल्क की सियासत से बाहर कर दिया जाना चाहिए। तफ्तीशकारों ने अपनी आखिरी जांच रिपोर्ट जारी करते हुए रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी मामले में फौज के आला अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अपील दोहराई है और संयुक्त राष्ट्र की 444 पन्ने की जांच रिपोर्ट में म्यांमार की फौज के आला अफसरों को ओहदे से हटाने और मुल्क की सियासत में फौज के असरात को खत्म करने की मांग की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की ये रिपोर्ट 18 महीने की तफ्तीश और 850 से ज्यादा इंटरव्यू पर मबनी है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता साल अगस्त में रखाइन सूबे में भड़के तशद्दुद के बाद 7 लाख रोहिंग्या अपनी जान बचा करके बांग्लादेश की तरफ भागे। आज भी वो बांग्लादेश सरहद पर बुरी हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन म्यांमार उसे वापस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। Democracy requires a government that accepts scrutiny. It depends on leadership that actively combats hate speech and harmful misinformation. It requires a legal framework that guarantees these rights for all without discrimination. In this regard, the democratic transition in Myanmar had barely begun, and now it has come to a standstill. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन मंसूबे का मुश्तरका तौर पर ऐलान किया। इसकी शुरुआत कर दी और इसके साथ ही 130 किलोमीटर की इस पाइपलाइन से दोनों मुल्कों के बीच दोस्ती की एक नई मिसाल खड़ी हो गई है, शुरू हो गई है। और इस पेट्रोलियम प्रोजेक्ट से पश्चिम उत्तर बंगाल और हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा जुड़कर दोनों मुल्कों के आपसी रिश्तों को और मजबूती देगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 10 दिनों के अंदर 5 मंसूबों का इफ्तिताह एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि जोग्राफियाई तौर पर हम पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन जज्बात के तौर पर हम देखें तो हम एक खानदान की तरह हैं। आज जिस भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन पर काम शुरू हुआ है, वह विकास के लिए आपसी सहयोग के महाकाव्य के रूप में एक नया अध्याय जोड़ेगी। किसी भी देश के विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि यह पाइपलाइन बांग्लादेश के महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण संबल बनेगी। नाइजीरिया में आज जबरदस्त सैलाब से अब तक 10 सूबों में 100 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने इस कुदरती आफत को कौमी आफत करार दिया है और मुल्क की अहम राहत एजेंसी ने यह जानकारी दी है। नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने कहा है कि भारी बारिश की वजह से नाइजर और बेन्यू नदियों में बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से मुल्क में 2 हफ्तों से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सैलाब से देही इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। बाढ़ की वजह से लाखों लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। हजारों एकड़ में लगी फसल तबाह हो गई है। सरकार ने नदियों के किनारे रह रहे लोगों से महफूज मकामात पर जाने की गुजारिश की है। राहत और बचाव का काम जारी है। उधर समंदरी तूफान मांगखुत ने फिलीपींस में भारी तबाही मचाई है। फिलीपींस के लूजोन जजीरे में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और मूसलाधार बारिश और जमीन खिसकने की वजह से अब तक मरने वालों की तादाद 100 के पार हो गई, जबकि 49 लोग अभी भी लापता हैं। मलबे में दबे हुए लोगों को ढूंढा जा रहा है। जमीन खिसकने की वजह से पहाड़ी इलाकों में रह रहे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। सैलाब की वजह से फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। हालांकि
अब तूफान गुजर चुका है, लेकिन हर तरफ तबाही नजर आ रही है और जगह जगह सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं, जिसकी वजह से आमदोरफ्त मुतासिर हुई है और हजारों घरों में बिजली गुल है। हुक्काम के मुताबिक इसे बहाल करने में अभी हफ्तों लग सकते हैं। तो वर्ल्ड न्यूज में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।